ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन का सेकंड लॉ, ऐसे भी बोलते हैं और सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। ठीक है, ये कानून इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम। क्या, थोड़ा और आंखें खोल लेता हूँ। इंतहाई अहम। जैसे इंसान के बॉडी में रीढ़ की हड्डी इंतहाई अहम है, अगर वो डैमेज हो जाए तो आदमी खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, लेट भी नहीं सकता सही से। ऐसे ही फिज़िक्स जब आप पढ़ते हैं तो फिज़िक्स की पूरी स्टडी में ये वाला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। लिहाजा इसको आपको इंतहाई तवज्जो के साथ समझना है। ठीक है, हमारे एक सर थे एमएससी के अंदर, वो जब भी वो टॉपिक पढ़ाना शुरू करते थे आप हैरान होंगे कि वो न्यूटन के सेकंड लॉ से शुरू करते थे। कोई टॉपिक शुरू करेंगे, स्टार्ट कहाँ से लेंगे? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, यहाँ से शुरू करते थे और उसको लेके जाके वो वहाँ पहुँचा देते थे जो टॉपिक होता था। ठीक है, इसलिए इसका जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है जहाँ एक्सेलरेशन होगा वहाँ फोर्स होगी और जहाँ एक्सेलरेशन नहीं होगा वहाँ फोर्स नहीं होगी। वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन समझते ना आप, या तो गाड़ी स्पीड पकड़ रही हो या स्पीड कम हो रही है, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर कहीं एक्सेलरेशन है तो यहाँ लाजमी फोर्स है। एक्सेलरेशन से हमें फोर्स का अंदाज़ा होता है। देखिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में, जब मैं इसको हरकत में लेकर आऊँगा तो हरकत में लाने का मतलब मैं इसको एक्सेलरेशन दे रहा हूँ। तो जो मेरे अंदर जो फोर्स है वो इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा करती है। एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से डेवलप होता है। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा हो या उसकी स्पीड कम हो, दोनों के लिए क्या चाहिए? फोर्स लाजमी एलिमेंट है। फोर्स क्योंकि नज़र नहीं आती, नज़र तो नहीं आती, हम किसी बॉडी के अंदर फोर्स को देख नहीं सकते, तो फोर्स का अंदाज़ा कैसे करेंगे? किसी बॉडी के अंदर फोर्स को कैसे नापेंगे? तो बॉडी में फोर्स को नहीं नाप सकते। वो बॉडी जब किसी ऑब्जेक्ट को हरकत दे रही है और फोर्स लगा रही है तो उसने कितनी फोर्स लगाई, इसका अंदाज़ा हम उस ऑब्जेक्ट में पैदा होने वाले एक्सेलरेशन से लगाएंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? यानी ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पीछे से क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है फोर्स? फर्ज करो मैं ही धक्का लगा रहा हूँ। तो आप ये जानना चाहते हो कि जाहिद सर के बॉडी में कितनी फोर्स है, तो आप जाहिद सर के बॉडी में कितनी फोर्स है इसका अंदाज़ा किस बात से लगाओगे? टोटल कितनी फोर्स है ये नहीं लगा सकते। जाहिद साहब ने इसको हरकत दी थी, इन्होंने उसको कितनी फोर्स दी है, उस ऑब्जेक्ट पर जाहिद साहब की जानिब से लगने वाली फोर्स का अंदाज़ा उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा उससे लगाया जा सकता है। जहाँ एक्सेलरेशन होगा वहाँ फोर्स होगी और फोर्स का अंडरस्टैंडिंग एक्सेलरेशन की बुनियाद पर होगी। चाहे वो कोई फोर्स हो, घोड़े गधे की फोर्स हो, हवा की फोर्स हो, पानी की फोर्स हो, इंजन की फोर्स हो, किसी भी चीज़ की फोर्स हो, उसका अंदाज़ा किससे होगा? उसके पैदा करदा एक्सेलरेशन से होगा। अब मैं अगर फ़र्ज़ करो दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ, सुबह से शाम तक मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे धक्का मार रहा हूँ, तो मुझे देखकर आप कह रहे हैं सर फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये दीवार चल रही है? नहीं चल रही। तो आप मेरी फोर्स का अंदाज़ा तो किससे लगा सकते हैं? दीवार के चलने से लगा सकते हैं।
अगर दीवार नहीं चल रही है तो आप फिज़िक्स की ज़बान में क्या बोलेंगे? जाहिर सर कोई फोर्स मैं तो लगा रहा हूँ। अब इसका जवाब ये है कि आप तो लगा रहे हैं, लेकिन आपके मुखालिफ भी कोई फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से आपकी फ़ोर्स और उसकी फ़ोर्स क्या हो जा रही है? कैंसिल हो जा रही है। सही है। मेरी फ़ोर्स का अंदाज़ा सिर्फ कब लगाया जा सकता है? जब वो हालत हरकत में आ जाए। अच्छा, ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट भागता हुआ आ रहा है, अब मैं फ़ोर्स लगाऊं। अब मैं फ़ोर्स क्यों लगा रहा हूं? उसे रोकने के लिए। कितनी फ़ोर्स लगाई मैंने उसको रोकने के लिए? इसका अंदाज़ा उसके माइनस वाले एक्सेलरेशन से होगा। तो न्यूटन का दूसरा कानून ये कहता है कि जहाँ एक्सेलरेशन होगा वहाँ फोर्स होगी। एक्सेलरेशन अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन अगर कम होगा तो फोर्स कम होगी। ये बात क्लियर हो गई आपको? ये कह रहा कानून। देखो, लड़के समझेंगे इसको और अच्छे तरीके से, लड़कियां भी समझ लेंगी। आपके पास 3 मोटरसाइकिल हैं, एक है 50, एक है 70, एक है 125। सही है? एक कौन सी है? 50, एक कौन सी है? 70 और एक कौन सी है? 125। अब तीनों गाड़ियां खड़ी हैं और तीनों को बोले 1 2 3 भागें। आपके ख्याल में जो 50 है वो थोड़ा स्लो भागेगी, 70 है उससे ज़्यादा तेज़ भागेगी और 125 है। सही है? फ़र्ज़ करो आपने 1 2 3 बोला और तीनों ने भागना शुरू किया। तीनों के कांटे क्या एक जैसे चलेंगे? नहीं, 50 का कांटा थोड़ा स्लो चलेगा। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका मतलब है इसका इंजन कम फोर्स लगा रहा है। 70 का जो कांटा है वो 50 के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ चलेगा, ज़्यादा जल्दी स्पीड पकड़ लेगा। इसका मतलब है इस गाड़ी का एक्सेलरेशन 50 के मुकाबले में क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब है इसका इंजन 50 के इंजन से ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। और 125 का जो कांटा है वो इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसका मतलब है 125 का एक्सेलरेशन इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा है। तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होने से क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं? इसके इंजन ने फोर्स ज़्यादा लगाई है। समझ में आ रही बात आपको? इसको हम कहते हैं पिकअप। गाड़ी का पिकअप बहुत ज़बरदस्त है। पिकअप का मतलब क्या होता है कि आपने स्टार्ट की, गियर डाला और कितने टाइम में वो 50 तक पहुंचती है। 50 जो है वो 50 तक पहुंचने में फ़र्ज़ करें 20 मिनट ले लेगी। 70 जो है वो स्पीड 50 तक पहुंचने में 10 मिनट ले लेगी। और 50 जो है 125 जो है वो 50 तक पहुंचने में 5 मिनट में ही पहुंच जाएगी। तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, लिहाजा उसका जो इंजन है वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। ठीक है? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन दरअसल आपके जहन में ये बात पैदा करता है कि आप फोर्स को एक्सेलरेशन से जज करो। फोर्स का अंदाज़ा एक्सेलरेशन से लगाओ। ये समझा रहा हूँ। इसलिए मैं एक आसान जुमला क्या बोलता हूँ, जहाँ एक्सेलरेशन है वहाँ फोर्स है, जहाँ एक्सेलरेशन नहीं है वहाँ फोर्स नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा लग रही है, और अगर एक्सेलरेशन कम है तो फोर्स भी कम लग रही है। ये 2 बातें कहलाती न्यूटन का दूसरा कानून। ये बात क्लियर हो गई? इसको मैथ की ज़बान में कैसे बयान करेंगे? इसको मैथ की ज़बान में ऐसे बयान करेंगे, जो फोर्स है उसका अंदाज़ा हमें किससे होता है? एक्सेलरेशन से होता है। और दोनों क्या हैं? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा है, एक्सेलरेशन अगर कम है तो फोर्स भी कम है। एक्सेलरेशन बढ़ा दो, असल में हमें, ठीक है? तो ये क्या बोल रहा है? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ये वो जो पूरी बात मैं बता रहा हूँ ना, पूरा वाक़या आपको समझा रहा हूँ, उस पूरी बात की ये मैथ की ज़बान में उसका बयान है।
सही है। वो मैथ की ज़बान में क्या है बयान? द फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर ज़्यादा है तो हम समझ जाएंगे कि फोर्स ज़्यादा लग रही है, एक्सेलरेशन अगर कम है हम समझ जाएंगे फोर्स कम लग रही है। ये बात क्लियर हो गई। और आप जानते हैं मैथमेटिक्स के अंदर जब प्रोपोर्शनलिटी को आप इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट। ये बात पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी? पढ़ी है? कहाँ पढ़ी है? सेंटर में। अच्छा, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जैसे आप प्रोपोर्शनलिटी को किस में चेंज करते हैं? इक्वलिटी में, तो क्या आ जाता है? एक कांस्टेंट आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय ए। ये कांस्टेंट कैसे निकाला जा सकता है? ये कांस्टेंट कैसे निकाला जा सकता है? इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इसका मतलब है फोर्स को और एक्सेलरेशन को जब भी डिवाइड करेंगे हमेशा जवाब क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। फोर्स को और एक्सेलरेशन को जब भी डिवाइड करेंगे जवाब क्या आएगा? कांस्टेंट है। क्या मतलब इसका? मिसाल के तौर पर हम जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगाते हैं और क्या पैदा करते हैं? एक्सेलरेशन। तो पहले एक्सेलरेशन पैदा करते हैं हम, फर्ज करो 5 का, तो फोर्स लगती है 50। एक्सेलरेशन कितना होता है? 5। फोर्स कितनी लगा रहे हैं, उसके नतीजे में एक्सेलरेशन कितना पैदा हो रहा है? इन दोनों को डिवाइड करें, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, जवाब क्या आएगा? 10। फिर हम बोलते हैं एक काम करते हैं, इसका एक्सेलरेशन 10 कर देते हैं, तो फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? 100। फिर इन दोनों को डिवाइड करते हैं 100 को 10 से, तो जवाब क्या आता है? 10। देखिए जवाब हमेशा क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। आप जब तजर्बा करें किसी गाड़ी के ऊपर, उसके एक्सेलरेशन पे क्या फोर्स लगी, एक्सेलरेशन पे क्या फोर्स लगी, एक्सेलरेशन पे क्या फोर्स लगी, उसका डेटा निकाल लें और हर फोर्स को ऊपर रख के एक्सेलरेशन से डिवाइड करें, तो जवाब हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। न्यूटन ने बहुत सारे तजर्बात करके जब मुख्तलिफ़ चीज़ों के कांस्टेंट मालूम किए तो उस पर एक अजीब व गरीब बात खुली कि ये जो भी नंबर आता है, ये जो भी कांस्टेंट आता है, ये उस ऑब्जेक्ट के मास के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? यानी अगर आप 50 फोर्स लगा के 5 एक्सेलरेशन पैदा कर रहे हैं तो जवाब क्या आ रहा है? 10। ये 10 किलो का है। ये किसका है? 10 केजी का है। समझ में आ रही बात? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान जो कांस्टेंट चीज़ होती है वो उस ऑब्जेक्ट के मास के बराबर होती है। यानी ये आपने एक ऑब्जेक्ट लिया था 10 किलो का, इस पर आप तजर्बात कर रहे थे, 50 लगा रहे हैं 5, 100 लगा रहे हैं 5। आप यही ऑब्जेक्ट 20 किलो का ले लें। क्या ले लें? 20 किलो का। अब आप जो फोर्स लगाएंगे और एक्सेलरेशन पैदा होगा, दोनों को जब डिवाइड करेंगे जवाब क्या आएगा? 20। तो तजर्बे के दौरान ये बात सामने आई, ये नतीजा सामने निकला कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगाई जाने वाली फोर्स और उसके नतीजे में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन, इनको जब भी एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो हमेशा जवाब किसके बराबर आता है? उस ऑब्जेक्ट के मास के बराबर आता है। और मास ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, एक जैसा ही रहता है। तो यहाँ से कांस्टेंट को हटा के इसकी जगह क्या लगा दिया गया? अब मास। ठीक है, और ये डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर क्या करेगा? A इज इक्वल टू m इंटू ए। ये आ गया आपका न्यूटन के दूसरे कानून का मैथ। F इज इक्वल टू m इंटू ए। दूसरे अल्फाज में अगर आप ये देखो कितनी खूबसूरत बात सामने आ गई, हैरत अंगेज़ और ख़ूबसूरत बात। वो ये कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मास को उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो
तो ये पता चल जाएगा कि उस पर कितनी फोर्स लग रही है। 125 का इंजन गाड़ी पे कितनी फोर्स लगा रहा है, ये अगर मालूम करना है तो आपको इंजन खोल के उसके अंदर कुछ देखने की ज़रूरत, आप देखो वो पूरी गाड़ी कितने किलो की है और उसका एक्सेलरेशन कितना पैदा हो रहा है। फर्स्ट करो 10 का एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है और गाड़ी का जो मास है वो 100 किलो है, तो 10 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, हम बोलेंगे जो इंजन फोर्स लगा रहा है वो 1000 लगा रहा है। ये खूबसूरत बात सामने आई है कि अगर आपको फोर्स पता चलानी है किसी ऑब्जेक्ट की कि कितनी फोर्स लगा रही, अच्छा फोर्स नज़र नहीं आती, यानी मैं अगर इस डैश को हरकत देता हूँ और आप ये पता चलाना चाहते हैं कि मैंने इस पर कितनी फोर्स लगाई है, तो आप क्या करोगे, आप पहले इस डैश का मास निकालोगे और हरकत देते वक्त ये किस एक्सेलरेशन से हरकत की थी उसका एक्सेलरेशन निकालोगे और दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई, जो जवाब आएगा उतनी फोर्स लगी है उस पर। देखिए आप कितनी शानदार बात तक पहुंच गए। वो फोर्स जो नज़र नहीं आती थी, जो जानदारों के अंदर रूह की बुनियाद पर होती है, रूह, उसको अंडरस्टैंड कर लिया आपने एक्सेलरेशन और मास की मदद से। ये है इस कानून की इंतहाई खूबसूरती कि आप दरअसल जानदारों के अंदर जो रूहानी खासियत है, वह आदमी की जान निकल जाए तो फिर क्या होता है, वो फोर्स लगा सकता है। इसका मतलब है फोर्स की जो एबिलिटी है वो किसकी है, जान की, सही है। और फिज़िक्स में आप पढ़ क्या रहे थे, आप तो मादी चीज़ें पढ़ रहे थे। जान क्या थी, रूह क्या थी, मादी थी? नहीं, वो तो गैर मादी थी। आपने साइंस लगा के और मैथ लगा के उस गैर मादी चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया। इसीलिए जो फिज़िक्स का जो इल्म है ना, वो बड़ा वसी है, हर चीज़ के ऊपर अहाता करता है। तो नतीजा क्या निकला, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जवाब आएगा वो उस पर अमल करने वाली फोर्स के बराबर होगा। क्लियर हो रही बात? यहाँ तक उतार लें, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन लिखें और उतारें यहाँ तक।